हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, और उससे पहले एक बार डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशंस और उसके जो फॉर्मूलाज बनते हैं वो। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हेडिंग डालो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंडिकेटेड बाय द के। तो पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द कूलम्बिक फोर्स इन एयर टू द कूलम्बिक फोर्स in the medium is called dielectric constant. Dielectric constant क्या हो जाएगा हमारे पास? coulombic force in air upon coulombic force in a medium, right, which is equal to the dielectric constant K. So let us consider this is the two charges Q1 and Q2 which are in air. So coulombic force in air is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. Getting it? And coulombic force in a medium, F medium is equal to 1 by 4 pi epsilon Q1 Q2 by R square. Getting it? Now divide these two equation, बिकॉज ये हमारा डेफिनेशन है फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम, ये हमें डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट देता है। तो यदि मैं इसको डिवाइड कर दूँ इक्वेशन को, तो हमारे पास क्या बच जाएगा? एफ ए अपॉन एफ एम इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर्ड डिवाइड बाई 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर्ड. दिस होल वैल्यूज गेट्स कैंसल and this is equal to epsilon upon epsilon naught. This is called the dielectric constant. So K is equal to epsilon upon epsilon naught, which is also written as the relative permittivity. We have to write over here. Here epsilon is permittivity of the free space, permittivity of free space, permittivity of a medium, sorry, permittivity of a medium ER is relative permittivity and this is the definition of a dielectric constant. तो यहाँ से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं relative permittivity into epsilon naught is equal to the permittivity of the medium. ये रहा इसका, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हम लोग न्यूमेरिकल वाले क्लास में हम लोग चेक करेंगे, इस पर चेक, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। गेटिंग इट? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग जानते हैं, इसमें वी नो for plus charges the field is coming outside from the plus q, and for minus q charges field is coming inside. ये इस तरीके से फील्ड अंदर की तरफ आते हैं, ठीक है। तो हम लोग इससे पहले एक टेस्ट चार्ज को डिफाइन कर लेते हैं, जिससे कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। टेस्ट charge which is indicated by the q naught. The value of test charge is chosen such that its value is very small,
and do not make any effect in the फ्री स्पेस। चार्ज की बहुत वैल्यू हम लोग बहुत छोटा लेते हैं, जैसे कि मान के चलो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे एग्जांपल कि एक बहुत बड़ा चार्ज है हमारे पास Q जिसकी वैल्यू है हमारे पास 100 कूलम, और एक बहुत छोटा चार्ज है Q नॉट जिसकी वैल्यू हमारे पास कंसिडर कर लो 0.001 कूलम। तो इसके कंपैरिजन में दिस Q इज मच 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 ग्रेटर देन द Q नॉट। इतनी छोटी वैल्यू है Q नॉट की, इसका इफेक्ट इसके सामने कुछ भी नहीं होगा। अगर इस पूरे रीजन में बात करें तो सिर्फ इसकी वजह से फोर्स लगेगा, फील्ड लगेगा, और इसकी वैल्यू बहुत छोटी होगी, इसलिए इसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं हम लोग टेस्ट चार्ज। गेटिंग इट? नाउ राइट द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इंडिकेटेड बाय द E, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। We can write over the Coulombic force per unit test charge is called electric field। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? Coulombic force per unit test charge per unit test charge is called इलेक्ट्रिक फील्ड। गेटिंग इट? तो ये क्या आ जाएगा अगर हमारे पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द कोलम्बिक फोर्स अपॉन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये आ गया। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा इसका? ऐसा यूनिट इज न्यूटन पर कूलम्ब। लेट अस टेक द एग्जांपल, दिस इज द Q नॉट and this is capital Q and they are kept at a distance r. So the Coulombic force F is equal to 1/4 pi epsilon naught capital Q into test charge Q naught divided by the r square। now इस फोर्स को अगर Q naught से डिवाइड कर देंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास मैग्नीट्यूड के फॉर्म में F अपॉन Q naught। सो दिस इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught Q अपॉन r स्क्वायर। गेटिंग इट? ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास। इसमें हम लोग चार्ज को दो अलग अलग नाम से जानते हैं, इसको टेस्ट चार्ज और इसको सोर्स चार्ज कहेंगे हम लोग। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे? इसको सिर्फ चेक करने के लिए रखते हैं कि फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है कैपिटल Q की वजह से, इसलिए ये है टेस्ट चार्ज और ये है सोर्स चार्ज। ठीक है? तो बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया यहाँ पे? इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज का मतलब जो फील्ड के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, वो हो गया सोर्स चार्ज। जैसे यहाँ पे कैपिटल Q सोर्स चार्ज है तो उस केस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? 1/4 pi epsilon naught Q by r स्क्वायर। ठीक है? इसको फिगर के जरिए अगर हम लोग बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगा? ये हमारा कैपिटल Q सोर्स चार्ज है और इसकी वजह से अगर हमें P पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जो r डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे जो फील्ड की वैल्यू होगी वो फील्ड की वैल्यू कैसी होगी? 1/4 pi epsilon naught Q by r स्क्वायर। इन टर्म्स ऑफ टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? फोर्स डिवाइडेड बाय द Q नॉट। वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है हमारे पास? वेक्टर क्वांटिटी है। ओके? ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो हम आगे चल के यूज करने वाले हैं, इसको और इसको। तो याद रखना, किसी फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज है तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसके लिए E इक्वल्स 1/4 pi epsilon naught Q by r स्क्वायर। ठीक है?
तो देखो हम लोग इसको ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे, लेट अस कंसीडर दिस इज अ प्लस क्यू चार्ज, और अगर ये अपने चारों साइड में फील्ड बाहर की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, बाहर की तरफ इसका फील्ड जा रहा है इस तरीके से, और इसमें किसी एक डिस्टेंस पे, यहाँ पे जैसे ये पॉइंट है, यहाँ पे कोई छोटा सा चार्ज है, तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोलम्बिक फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्यू नॉट। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन क्यू नॉट, एफ अपॉन क्यू नॉट। तो ये कौन सा चार्ज है? दिस इज द टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज इस कैपिटल क्यू के फील्ड में कोई दूसरा चार्ज रखा गया है, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इक्वल्स फोर्स अपॉन क्यू नॉट। और इसके केस में जैसे यहीं पे चार्ज है हमारे पास, या यहाँ इस वाले पॉइंट पे हमें निकालना है, तो अगर ये डिस्टेंस r डिस्टेंस है, तो इसकी वजह से फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q डिवाइडेड बाय द r स्क्वायर, ये ड्यू टू सोर्स चार्ज, ड्यू टू सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज, and this is due to टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज वैल्यू बराबर आएगी, अगर फील्ड में दूसरा चार्ज है तो उसकी वजह से कैलकुलेट करना होगा, तो कोलम्बिक फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, और इसके ऊपर लगने वाला फोर्स हम लोग डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टेस्ट चार्ज, जो कि बाहर से कोई दूसरा चार्ज रखा गया है, तो उस केस में कोलम्बिक फोर्स हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे, F इक्वल्स टू QE। Getting it? This is the इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ना एक से दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा चार्ज अगर हमारे पास रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इस केस में इस टॉपिक का नाम था इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ वेक्टर फॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ वेक्टर फॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ वेक्टर फॉर्म। सो लेट अस कंसीडर एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। और ओरिजिन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कितने कितने चार्ज की वजह से, एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, और एक चार्ज मान लो यहाँ पे Q4 है, इतने सारे चार्जेस हैं, तो सबका पोजीशन वेक्टर ले लेंगे। इसकी वजह से सारे प्लस के चार्जेस, सारे का फील्ड बाहर की तरफ जाएगा, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है, कितना है ये R1 वेक्टर, ये इसका R2 वेक्टर, ये इसका R3 वेक्टर, और ये आ गया इसका पोजीशन वेक्टर R4 वेक्टर। तो सब अपना अपना फील्ड बना करके यहाँ पे देगा, इसकी वजह से फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया E1 वेक्टर, ये अपना फील्ड इधर बना करके देगा, ये हो जाएगा E2 वेक्टर, दिस इज द थर्ड चार्ज Q3, तो इसकी वजह से जो फील्ड होगा ये जाएगा इस डायरेक्शन में, दिस इज E3, और E4 की वजह से Q4 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E4 इस डायरेक्शन में, तो नेट फील्ड क्या होगा, सभी के वेक्टर सम हो जाएंगे हमारे पास। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि E1 वेक्टर का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर इंटू R1 का यूनिट वेक्टर। E2 हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाय R2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर इंटू R2 का यूनिट वेक्टर। E3 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 बाय R3 का स्क्वायर इंटू R3 का यूनिट वेक्टर, एंड E4 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q4 बाय R4 का स्क्वायर, ये सारे मैग्नीट्यूड में है, और ये आ गया यूनिट वेक्टर R4 कैप। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन, ई नेट एट ओरिजिन इज कितना आ जाएगा हमारे पास, ई नेट वेक्टर के फॉर्म में E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये दो से ज़्यादा हो गया हमारे पास, ठीक है। ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा।
ठीक है. We have the different values of the field due to the different charges. We can also say that in a vector form due to multiple number of charges, ठीक है. और इनके क्वेश्चन भी वैसे ही सॉल्व होंगे हमारे पास. जैसे क्वेश्चन करके देखते हैं अभी हम लोग यहाँ पे फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड कि अगर हमारे पास ये है एक and there are the two charges which are kept over here. One charge is over on y axis, this is x axis. एक चार्ज यहाँ पे है Q1 जिसकी वैल्यू है 2 कूलम्ब और एक चार्ज यहाँ पे है Q2 जिसकी वैल्यू है 3 कूलम्ब, जिसकी वैल्यू है हमारे पास 3 कूलम्ब. And we have to find, let us consider this distance is 1 meter. This distance is 1 meter from origin. So we need to find the net electric field. Net electric field due to charge Q1 and Q2 at the origin. ठीक है. तो हम लोग यहाँ पर से पैरेललोग्राम लॉ से, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो पैरेललोग्राम लॉ से यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. हमें पता है कि इसकी वजह से जो फील्ड का डायरेक्शन प्लस का चार्ज है, ये फील्ड का डायरेक्शन इधर आएगा, इसके वजह से फील्ड का डायरेक्शन इधर जाएगा. इसके फील्ड का नाम E2 वेक्टर, इसके फील्ड का नाम E1 वेक्टर. एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी गो इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द E नेट, राइट. तो कितना हो जाएगा ये सॉल्यूशन में अगर हम लोग बात करेंगे तो E1 मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखो इसको. E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. R की वैल्यू है 1, तो E1 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू द 18 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर कूलम्ब. सिमिलरली E2 वेक्टर आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R स्क्वायर. और ये कितना आ जाएगा हमारे पास E2, दिस इज इन मैग्नीट्यूड, दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इज इक्वल टू 3/1 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 27 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर कूलम्ब. एंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है, दो वेक्टर के बीच में, तो लॉ पैरेललोग्राम में ये cos 90 डिग्री 0 हो जाएगा. तो E इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 90 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर. And this is E net is equal to, we are going to do the squaring of this value. This is the square plus 27 into 10 to the power 9 का स्क्वायर, 10 to the power 9 बाहर आ जाएगा, ये यहाँ बचेगा हमारे पास 18 का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर. And this is E net is equal to, after solving this numerical values, ये हमारे पास आ जाएगा 10 to the power 9 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू 324 प्लस 27 का स्क्वायर इज इक्वल टू 729 प्लस 324, this is equal to 10 to the power 9 under root of 53. And after taking it out of the root, we will get the answer. This is the Newton per coulomb answer. Getting it?
एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम लोग इसके ऊपर कि अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पे चार्ज को इस तरीके से रखा गया है, यहाँ देखो, ठीक है, दिस इज क्यू, दिस इज क्यू, दिस इज क्यू, एंड इसके सेंट्रॉइड पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड at the centroid of the equilateral triangle, of the equilateral triangle, इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पे निकालना है। तो देखो, अगर सभी के डिस्टेंस ए अगर मैं रख लेता हूँ कन्वीनियंस के लिए, ठीक है, तो हमें पता है कि इसकी वजह से फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, इसकी वजह से फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, और इसकी वजह से फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। तो वैसे देखेंगे तो सारे फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। वैसे इसको हम दिखा देते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि हमें इन सभी के डिस्टेंस है, अगर ये ओ है और लेट अस कंसीडर दिस इज ए बी एंड सी, सो वी मस्ट नो द सॉल्यूशन में हमें सबसे पहले डिस्टेंस चाहिए कि ओ बी इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। सेंट्रॉइड है तो सारे डिस्टेंस बराबर हो, इनकी वैल्यूज है कितनी, तभी तो जाकर के इसकी वजह से ये फील्ड होगा E1, ये फील्ड होगा E2 और ये फील्ड होगा E3, गेटिंग इट। तभी जाकर के हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए मैं एक बार फिर से ट्रायंगल बना रहा हूं मैं यहाँ पे, लेट अस टेक दिस इज द ट्रायंगल, ओके। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। एक डिस्टेंस निकल जाएगा तो सारे निकल जाएंगे। तो ऑब्वियसली ये एंगल 30 डिग्री होगा क्योंकि पूरा 60 डिग्री है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये है ए, ये है बी और ये है सी। तो हमें बी सी का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से इसको भी लाइन या डी कर दो इसको, क्योंकि सी ले रखे, तो ये आ जाएगा डी वाला टर्म ये वाले पॉइंट पे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी we need to calculate BD. So we know this is A by 2. So in this triangle, in this right angle triangle, we can write down this is base. So I can write it over here. Cos 30 degree is equal to BD divided by AB. So we can calculate BD is equal to AB cos 30 degree. What is the value of AB? This is A. Cos 30 degree is equal to root 3 by 2. So this is equal to root 3A by 2. This is the value of BD, right? This is the value of BD. Now, where is the centroid? सेंट्रॉइड है कहाँ भाई, यहीं पे तो है सेंट्रॉइड इसके। तो ये 2/3 और ये 1/3 में डिवाइड हो जाता है। सो हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले ये ओ डिस्टेंस है तो हम लोग निकाल लेंगे 2/3, राइट डाउन ओवर हियर, BO इज इक्वल टू 2/3 ऑफ BD का 2/3। तो ये कितना आ जाएगा, 2/3 इंटू रूट 3A बाय 2, 2 गेट्स कैंसल एंड दिस इज इक्वल टू इफ A बाय रूट 3, गेटिंग इट। और ये सारे वैल्यूज किसके बराबर है, AO के बराबर है और OC के बराबर है, क्योंकि ये रहा C। तो इसके भी डिस्टेंस आ जाएंगे A बाई रूट 3, इसके भी डिस्टेंस आ जाएंगे A बाई रूट 3 और ये सारे डिस्टेंस आ गए। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। किसकी वजह से, इसकी वजह से जो फील्ड इसके यहाँ आएगा ये हो जाएगा E1। इस E1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास K 1/4πε0 को स्मॉल k के फॉर्म में, कांस्टेंट के फॉर्म में इंडिकेट कर सकते हैं। ऊपर जो भी चार्ज है Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है A बाई रूट 3 का होल स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आ गया। सिमिलरली सारे वैल्यूज E1, E2 और E3 ये सभी वैल्यूज आ जाएंगे यहाँ पे। ये रहा E3 और ये रहा E2, सारे वैल्यू मैग्नीट्यूड में एक जैसे है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सारे वैल्यूज आ गए E1, E2, E3। तो हम लोग ये देखते हैं कि इस दोनों वेक्टर में ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना, ठीक है। तो इस दोनों वेक्टर में ये एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। दिस एंगल इज इक्वल टू द 120 डिग्री,
गेटिंग इट। थोड़ा सा साफ करके इसको लिख दो यहाँ पे। ये एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस इज 120 डिग्री, जिसका रिजल्टेंट तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग व्हाट वी नीड टू राइट ओवर हियर दैट द नेट वेक्टर, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू E2 and E3 is given by law of parallelogram, ठीक है। कितना आ जाएगा ये यहाँ पर, हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। मैं इसका नाम ई डैश रख रहा हूँ। दिस इज द अंडर रूट ऑफ E2 का स्क्वायर प्लस E3 का स्क्वायर प्लस 2E2 E3 cos 120 डिग्री। सारे वैल्यूज बराबर है तो हम लोग इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, E का स्क्वायर प्लस E का स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर cos 120 डिग्री। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द cos 120 डिग्री, दिस इज -1/2। सो ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ 2E स्क्वायर माइनस E स्क्वायर, गेटिंग इट। यहाँ ब्रैकेट में लिख लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos 120 डिग्री इज इक्वल टू द -1/2। सो ये वैल्यूज कितना आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट E स्क्वायर। सो E डैश की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये भी E के बराबर आ गया, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन किधर है, इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये वाली वैल्यू, ये आ गया E, और ये भी है E, क्योंकि सभी E के बराबर है। ये सारे क्या है, मैग्नीट्यूड में बराबर, तो E के बराबर है। तब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों वेक्टर आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हैंस सेंट्रॉइड पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो वी हैव टू राइट ओवर हियर द डायरेक्शन ऑफ E dash and E1 are opposite but having same magnitude, so they cancel each other, hence the net electric field at centroid of equilateral triangle is 0, getting it। इस तरीके से हम लोग इसके वेक्टर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके न्यूट्रल बेस्ड भी क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व होंगे जैसे हम लोगों ने कूलम्स लॉ के कंसेप्ट सीखे हुए, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमा के भी कंसेप्ट वैसे ही सॉल्व होंगे, और पेंडुलम के भी क्वेश्चंस, और साथ में परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन भी उसी तरीके से सॉल्व होंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके 1-2 क्वेश्चंस और कर लेंगे, और जो फेमस क्वेश्चंस है उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, और फिर आगे चल के हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल पे चलेंगे, ठीक है। थैंक यू।